नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसी खबर जिसे लेकर पिछले कई महीनों से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में जबरदस्त चर्चा थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी और एनडीए की सीटें घटी तो माना गया कि ये एक मुद्दा था जिस पर विपक्ष ने सरकार को या कहें कि बीजेपी को घेरने में कामयाबी पाई और बीजेपी की सीटें घटी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने तकरीबन एक तरीके से बीजेपी को परास्त ही कर दिया 2024 के चुनाव में। तब भी माना गया कि एक बड़ा मुद्दा वो था जिसे इंडिया गठबंधन लोगों को समझाने में कामयाब रहा। अब आप कहेंगे कि मैं किस मुद्दे की बात कर रहा हूं, तो सस्पेंस खत्म करते हैं। वो मुद्दा है जातिगत जनगणना का, यानी कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारे देश में हर 10 साल में जो जनगणना होती है उसमें धर्म के आधार पर या फिर अनुसूचित जाति के लोगों की जनगणना होती है और आदिवासी एसटी लोगों की जनगणना होती है। हिंदुओं के अंदर एक धर्म के अंदर जातिगत जनगणना नहीं होती है, चाहे वो कोई भी एक धर्म हो। इसे लेकर विपक्ष की लंबी समय से मांग थी और आज सरकार ने, जिसे कहते हैं आईपीएल के मौसम में छक्का मारते हुए, ये घोषणा की है कि मौजूदा सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी और ये जनगणना जो नॉर्मल सेंसस है, जो इस बार कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, उसके साथ ही होगी। तो क्या जातिगत जनगणना अगर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार करवा रही है तो क्या इससे एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ से फिसल जाएगा क्या आने वाले चुनावों पर? और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर जो एक अखिलेश यादव एक पीडीए का एक इमारत खड़ी कर रहे थे और उसकी बुनियाद में भी जातिगत जनगणना थी, क्या वहां पर बीजेपी जो है वो बाजी मारेगी? ये समझने के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले का असर समझने के लिए मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं कुमार अभिषेक, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ है, एडिटर हैं। कुमार अभिषेक, आपकी पहली प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने, किसी को दूर दूर तक हवा नहीं थी, सारा देश ये मान रहा था कि पहलगाम को लेकर केंद्र सरकार के भारत के जवाबी हमले को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन आज केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग हुई और घोषणा हो गई कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार करवाएगी। यूपी की राजनीति पर आप इसको कैसे देखते हैं? नीरज, देखिए, मैं इसे कह सकता हूं कि ये एक सियासी सर्जिकल स्ट्राइक है। जब पूरा देश ये सोच रहा है कि क्या पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होगा, तभी कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हो जाता है कि जातिगत जनगणना सरकार कराने वाली है। मोदी सरकार ने यह फैसला ले लिया है। मुझे लगता है सियासी तौर पर भी ये एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर मैं देख रहा हूं। वो बीजेपी जो इस पूरे मुद्दे पर खामोश थी, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जितने भी बड़े नेता हैं, बैरिंग फ्यू, एक आध अगर आप अपवाद छोड़ दें जिसमें केशव मौर्य का नाम रहा है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि उनकी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी और यही सरकार कराएगी, और वो पर्सनली जातिगत जनगणना के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी हमेशा से खामोश रही कि इस पर सरकार फैसला लेगी। आज जब यह फैसला हुआ तो पहली प्रतिक्रिया यही है नीरज कि ये अनएक्सपेक्टेड था, कम से कम इस वक्त जब देश का माहौल ऐसा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, तो आज भी यही हुआ है और ये एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, और खास करके उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए तो बहुत बड़ी, क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो जो यहीं से सांसद है रायबरेली से, और अखिलेश यादव का तो शायद ही कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस छूटता होगा जिसमें वो इस मुद्दे की मांग नहीं करते होंगे। देखिए, विपक्ष को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि बीजेपी कुछ इस तरीके से इस फैसले को ले लेगी, जहां तक मैं समझता हूं। हालांकि बीजेपी के भीतर एक बड़ा वर्ग इसके लिए न सिर्फ लॉबिंग कर रहा था, बल्कि उसका मानना था कि अब जबकि जातिगत जनगणना होनी है तो इसमें जातिगत जनगणना होनी है तो इसमें जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन टाइट लिप्ड थे बीजेपी के बड़े नेता। तो ये आज का जो ये फैसला है, ये सियासी तौर पर बड़ा फैसला है। मैं आपके सवाल सुन रहा था, मुझे ये लगा कि क्या इसका असर होगा, क्या ये मुद्दा फिसल जाएगा। देखिए, अब ये मुद्दा इससे आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर वो मुद्दा तो अब विपक्ष का नहीं रहा कि जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ। अब उनका होगा जल्द से जल्द कराओ, और उसमें होगा
कि भाई अब जातिगत जनगणना के आगे जल्द से जल्द करा के इसका जो आरक्षण का बैरियर है वो आप खत्म करो। और जिसकी डिमांड राहुल गांधी कर चुके हैं, अखिलेश यादव कर चुके हैं, यहाँ तक कि बीजेपी बिहार में समर्थन भी कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार ने जब जातिगत सर्वे कराया और आरक्षण के बैरियर को बढ़ाया तो बीजेपी उनके साथ खड़ी दिखी। तो अब आने वाला जो वक्त है नीरज, वो उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर देखें तो जातिगत जनगणना के पक्ष में हर कोई बोलता हुआ दिखाई देगा। मैं इसमें एक और बात जोड़ दूं कि लगातार अगर आप देखें तो जो बोलते दिख रहे थे उसमें ओम प्रकाश राजभर थे, उसमें संजय निषाद थे, लेकिन अब अपना दल एस जो है, जो पार्टी है, खास करके अनुप्रिया पटेल, वो बहुत मुखर रही है इसमें। और देखें तो जो भी विपक्ष के या बीजेपी के जो भी सहयोगी दल है उन सब की एक सुर से मांग थी। तो अब मुझे लगता है कि ये मुद्दा कम से कम जातिगत जनगणना का वो बीजेपी अपने पास ले जाएगी, इसे भी भुनाएगी, क्योंकि बीजेपी से बेहतर किसी भी मुद्दे को भुनाने वाली कोई पार्टी है नहीं। जो बीजेपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था या सबसे कमजोर पक्ष था, मुझे लगता है अब उसका वो फायदा भी उठाएंगे और अब उसको वो दोबारा से बड़े तौर पर भुनाने की कोशिश भी करेंगे। नीरज बिल्कुल कुमार, लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ये भी तो होगा कि विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर अखिलेश यादव, खासतौर पर राहुल गांधी, वो हर अपनी सभा में ये भी तो कहेंगे कि देखिए सरकार हमारे दबाव में आ गई और हम जिस चीज को लगातार कह रहे थे अब सरकार को वो करानी पड़ रही है, हमारे दबाव में सरकार आपकी भलाई का ये कदम उठा रही है कि जाति जनगणना हो रही है। ये नैरेटिव भी तो विपक्ष बना सकता है। बिल्कुल बनाएगा, बनाना भी चाहिए, क्योंकि उनका दबाव सचमुच बना हुआ था और दबाव काम भी आया है। तो ये विपक्ष बनाएगा, लेकिन अल्टीमेटली फैसला किया किसने? बीजेपी ने कभी इसका विरोध तो किया नहीं था कि हम नहीं कराएंगे, और विरोध के बाद बीजेपी पलटी नहीं। तो बीजेपी शांत थी, चुपचाप थी, और उस मुद्दे पर वो एक तरीके से उसने खामोशी अख्तियार कर रखी थी। लेकिन बीजेपी ने जब इस केंद्रीय बीजेपी की सरकार ने जब ये फैसला ले लिया है तो आप देखेंगे बीजेपी इसको किस तरीके से भुनाएगी। ये जरूर है कि वो अगर ये जातिगत जनगणना का फैसला नहीं होता तो विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा होता, चुनाव में वो इसे लेकर के बड़े तौर पर जाते। राहुल गांधी का ये मुद्दा कम से कम मुझे लगता है कि अब उनके हाथ से छिन गया है इस सेंस में कि वो इसका श्रेय तो ले सकते हैं, लेकिन श्रेय लेने के बाद इस मुद्दे पर जो एक लोगों की जो एक प्रतिक्रिया होती है या लोगों का जो एक रुझान होता है, लोगों का इसको लेकर के वोटिंग का एक पैटर्न होता है, ये तमाम चीजें नहीं होंगी। अब विपक्षी दल जरूर इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन लागू करने का श्रेय तो बीजेपी को ही जाएगा। अब ये बात है कि इससे आगे बढ़कर बात होगी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण करिए, या ये बात होगी कि आप जो आरक्षण का जो बैरियर फिक्स्ड है 50% और ईडब्ल्यूएस के साथ 60%, आप इसको तोड़िए। अब ये सब बातें होंगी और इसमें सरकार का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मुद्दा आने वाले कुछ दिन तक तो श्रेय लेने की बात रहेगी, लेकिन श्रेय लेने का जो एक वक्त है, एक शेल लाइफ है, वो कुछ वक्त तक रहेगा। अल्टीमेटली बीजेपी को इसका जरूर फायदा होगा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों में जो एक तरीके से एक नैरेटिव बन रहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी नहीं है, इस मुद्दे के जरिए बीजेपी कम से कम ये दिखाएगी और बताने की कोशिश करेगी कि हम ही आपके असल शुभचिंतक हैं और हम ही दलितों और पिछड़ों के हितैषी हैं। बिल्कुल, बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जातीय जनगणना का ये मसला क्या है और इसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसका एक मुजाहरा देने के लिए एक छोटा सा आंकड़ा अपने दर्शकों को कुमार बता देता हूं कि हमारे देश में दोस्तों आखिरी बार जातीय जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। उस वक्त कुल जातियों की संख्या आधिकारिक तौर पर 4147 बताई गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई जातीय जनगणना नहीं हुई। 2011 में जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े 2016 में बीजेपी की सरकार थी, आंकड़े ये कहकर जारी नहीं किए गए कि उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट के एक केस के सिलसिले में इन आंकड़ों का जिक्र किया था। अब 1931 में थी 4147, 2011 में आप जानिएगा कितना आंकड़ा था। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में जातियों की संख्या थी 46 लाख। 4000 से बढ़कर 80 साल के अंदर वो हो गई 46 लाख।
यानी अब नए सिरे से अगर और उसमें केंद्र सरकार का कहना है कि कमियां थी, यानी नए सिरे से जब दोबारा जातीय जनगणना होगी तो यह अंदाजा लगाना फिलहाल हमारे लिए मुश्किल है कि कितनी जातियां देश भर में निकलेंगी, कितने सांप्रदाय देश भर में निकलेंगे, क्योंकि एक चर्चा यह भी थी कि सांप्रदायों का भी एक कॉलम होगा अगली जनगणना में। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों का सीधा संबंध इस बात से है, जो विपक्ष ये कहता रहा है कि जो नीतियां हैं, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक न्याय को लेकर कि सामाजिक न्याय के नजरिए से जो नीतियां बननी है उसके लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी तो ये तक कहते रहे कि जातीय जनगणना के बाद हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे, जिसका कैप अभी तक 50% है और 10% ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलता है। एक बात और कुमार कि अब क्या ये जो एक और परसेप्शन बना हुआ था कि बीजेपी के पास, तो उत्तर प्रदेश के नजरिए से कह रहा हूं, उसमें योगी आदित्यनाथ के नजरिए से भी कह रहा हूं कि बीजेपी के पास अल्टीमेटली एक हिंदू मुस्लिम का ही नैरेटिव है। अखिलेश यादव पीडीए का कितना भी दांव चलते रहे, लेकिन एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति के नैरेटिव से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जो है वो उसमें भारी पड़ जाएंगे, या कम से कम उनके पास वही दाम है। ये भी परसेप्शन तो बड़े, अब जो सरकार के आलोचक हैं, जो बीजेपी के आलोचक हैं या जो विपक्ष है, अब तो वो ये कह नहीं पाएंगे कि इस सरकार के पास तो एक ही चीज है, बीजेपी के पास तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ये भी इस लेवल पर भी एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगा? देखिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो उस लेवल पर करने की कोशिश होगी, लेकिन अगर आप देखें तो भाई पिछड़े प्रधानमंत्री देश में पहले भी रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिछड़ा प्रधानमंत्री को उस स्तर पर ले गया हो कि भाई पूरे पिछड़े प्रधानमंत्री के नाम पर एक हो जाए। और बीजेपी ने ये किया जब प्रधानमंत्री मोदी जब 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 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार जब चुनाव में गए तो देश का पिछड़ा प्रधानमंत्री ओबीसी प्रधानमंत्री कहा गया और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। तो बीजेपी को ब्रांड करना एक बात है, लेकिन अगर आप देखें तो ओबीसी को लेकर के या दलितों को लेकर के जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार में, वो बीजेपी को कहीं से दूसरे जो विपक्षी दल हैं उससे कम नहीं रखते। बीजेपी ने मेरी जानकारी में उसने हर वो कदम उठाया है जो ओबीसी के लिए या ओबीसी के भले के लिए, दलितों के भले के लिए हो सकता है, ये दिखाई देता है। और अब इस फैसले के बाद तो साफ तौर पर दिखाई देता है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक दबाव में लिया हुआ फैसला हो सकता है कि विपक्षी दलों का दबाव इतना बढ़ चुका था कि अब उस पर बीजेपी अगर नहीं लेती तो शायद उसको नैरेटिव इसका और झेलना पड़ता। एक नए डिस्कोर्स को बीजेपी अब झेल नहीं सकती थी, ये हो सकता है कि लोग कहें, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो बीजेपी ने ले लिया, अब श्रेय भी बीजेपी लेगी। अब आप लाख कह ले, कोई पॉलिटिकल पार्टी लाख कह ले कि बीजेपी की मन की इच्छा नहीं थी, बीजेपी तो सवर्णों की पार्टी है और वो सिर्फ सवर्णों तक अपने के हिसाब से अपनी नीतियां तय करती है। लेकिन जिस बात की डिमांड, अगर आप राहुल गांधी को ध्यान से सुने तो राहुल गांधी के पूरे उनके भाषण में सबसे कोर मुद्दा, सबसे सेंट्रल मुद्दा जातिगत जनगणना होता था। और अगर जातिगत जनगणना का फैसला एक झटके में सरकार ने कर लिया और जातिगत जनगणना अब शुरू होगी और इसी मूल जनगणना के साथ होगी, उसके डेटा आएंगे, उसके आंकड़े आएंगे, तो अब आप बताइए फिर ये मुद्दा रहेगा क्या? अब तो इसके आगे ही बढ़ेगा। ये ठीक है कि अब तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो ये मांग करेंगी कि भैया प्राइवेट सेक्टर में चलो। मैं कई लोगों को का रिएक्शन अभी देख रहा था। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तो कहना शुरू कर दिया है कि ये एक राजनीतिक फैसला है और क्या बीजेपी अब अपने मंत्रिमंडल में जातिगत जनगणना कराएगी। देखिए, निश्चित तौर पर इस फैसले ने बहुतों को एक शॉक दिया है और खास करके विपक्ष के नेताओं में एक शॉक लगा है कि अचानक से यह फैसला कैसे हो गया। इस वक्त कोई सोच भी नहीं रहा था और ये फैसला हो गया, और तब हुआ है जब राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में ही है। जहां तक मेरी जानकारी है कि इस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो अपनी कुछ बातें वो रखेंगे, उसका श्रेय लेंगे। लेकिन नीरज, एक बात तो तय है कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि आगे के चुनाव में विपक्ष के पास था, जिसे लेकर के राहुल गांधी संविधान भी दिखाते थे और इसको लेकर के लगातार हमलावर भी थे, मुझे लगता है कि ये मुद्दा अब उतना बड़ा मुद्दा उनके पास होगा नहीं और ये विपक्ष के लिए क्राइसिस का भी टाइम होगा,
कि जब बीजेपी ही इस मुद्दे को लेकर के और इसके डेटा को लेकर के घूमने लगेगी और कहने लगे कि हमने कराया, तो आपके पास न तो इतना सामर्थ्य है कि आप उनका जवाब दे पाइए, जमीन पर जवाब दे पाइए, और ना ही रैलियों में अब आप ये बोल करके कि हमने करवाया जी, हमारे इससे हुआ उसका फैसला। भाई किसने कराया ये इंपॉर्टेंट है, किसने फैसला लिया ये इंपॉर्टेंट है। वो तो कहेंगे कि 70 साल से आपकी सरकार थी, 10 साल पहले तक आपकी सरकार थी, आपने तो नहीं कराया, हमारे पास हमारी सरकार आई, हमने करा दिया। तो मुझे लगता है नीरज कि ये बड़ा फैसला है और बीजेपी के हाथ, बीजेपी ने विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। अब आगे की लड़ाई और क्या होगी, किस तरीके का नैरेटिव बनेगा, ये देखना होगा, लेकिन बीजेपी को अब ब्राह्मण बनियों की पार्टी ब्रांड करना बहुत मुश्किल होगा। एक सवाल और कि अभी तक चूंकि अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के एक्स हैंडल पर जब मैं जाता हूं तो 2 दिन पुराना एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो पिन किया हुआ है उन्होंने, और जिसका टाइटल जो है, जिसका जो टीजर है वो ये है कि पीडीए 90% जनता की एकता का नाम है, पीडीए संविधान और आरक्षण की ढाल है। पीडीए की बात वो पिछले कई महीनों से लगातार कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उन्होंने उसे सफल होते हुए भी देखा था। आपको लगता है कि अखिलेश की इतने दिनों की मेहनत, पीडीए की एक इमारत खड़ा करने की जो थी, उसकी बुनियाद हिल गई है? देखिए, पीडीए सिर्फ जातिगत जनगणना तक ही उसको सीमित मत रखिए। मुझे लगता है कि पीडीए को थोड़ा सा आगे बढ़ के भी हमें देखना होगा कि भाई जब चुनाव आएंगे तो जो टिकटों का बंटवारा होगा उसमें पीडीए किस तरीके से आता है, कितने पीडीए के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन हाँ, आपने एक बात कही कि ये जरूर सेंट्रल मुद्दा होता, जरूर पीडीए का सेंट्रल थीम होता जातिगत जनगणना, जो अब नहीं होगा। अब आपको इसके आगे ही आना होगा। आप या तो सरकार की आलोचना इस बात को लेकर करेंगे कि ये सरकार ने राजनीतिक फैसला लिया, हमारे दबाव में लिया, इसका श्रेय मुझे जाता है, लेकिन देखिए इसका बहुत मतलब नहीं रह जाता। ये पीडीए को अब असल में उतारने की जिम्मेदारी पार्टियों की होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ से निकलने वाला है। अभी 2 साल का वक्त है, और आप देखिए किसी भी मुद्दे को एक बार अगर बीजेपी बड़े स्तर पर लेके जाती है तो उसको बूथ बूथ तक ले जाती है, अपने तमाम कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, अधिकारी, संगठन सबको लगाती है, और इस मुद्दे पर भी यही दिखाई देगा। ये एक बहुत बड़ा सियासी फैसला है, और इससे मुझे लगता है कि विपक्ष का के नैरेटिव की जो चूल्हे हिलना कहते हैं ना, वो भी इस ने चूल्हे हिलाई है। अब इसके बाद का आगे क्या होता है ये कहना देखना पड़ेगा, लेकिन अब जो जो दबाव वाला है वो कि इन जातियों में किस तरीके से बांटा जाए, क्योंकि अब ये आएगा कई जगह कोई जाति ओबीसी में है तो किसी जगह पर वो दलितों में है। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में जो एक आरक्षण का एक आरक्षण को लेकर के एक जो कह सकते हैं कि बड़ा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन या यूं कहें मांग रही है, चाहे मराठों का आरक्षण हो, जाटों का आरक्षण हो, राजस्थान में आरक्षण के अलग में है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निषाद जैसी जातियां हैं जो खुद को दलित कहती हैं, तो बहुत सारी चीजें अब नए तरीके से इसमें निकलेंगी। और ये मैं ये देख रहा हूं कि ये कोटा विद इन कोटा की वो शुरुआत है जो बीजेपी का एक और ट्रम्प कार्ड होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि एक बार ये डेटा सामने आ जाएगा तो आरक्षण के भीतर आरक्षण ये बीजेपी का ट्रम्प कार्ड होगा, जिसे लेकर के बीजेपी आगे बढ़ सकती है। कि एक बार अगर डेटा आ गया कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उसके बाद ये अगर ये बढ़ता है आरक्षण का दायरा, तो फिर कोटा विद इन कोटा भी लागू होगा, और ये बीजेपी का मुझे लगता है कि एक आने वाले वक्त में दूसरा ट्रम्प कार्ड जैसा होगा। नीरज, कुमार उसका जिक्र किया था, लेकिन बहुत छोटे में मैं थोड़ा उसको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि अगर हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दलों के नजरिए से देखें, क्योंकि हम बार बार ये सवाल उठाते थे कि सहयोगी दल जो हैं वो इस मुद्दे पर सरकार से पंजा लड़ाते हैं, और सरकार और सहयोगी दलों के बीच, बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच में तनातनी रहती है। अगर एक एक करके हम मुख्य सहयोगी दलों की बात करें तो उनके नजरिए से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो बहुत शुरू से इस बात की मांग करते रहे हैं। उन्हें भी इस बात का अंदाजा लग चुका था कि जातिगत जनगणना जो है उनके लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि बीजेपी के साथ रहते हुए वो अब उनको अपनी आइडेंटिटी अलग भी बनाए रखनी है, अपने लोगों में भी अगर उनके प्रभाव को बनाए रखना है बीजेपी के साथ रहते हुए, क्योंकि मूल रूप से
ओबीसी पार्टियां हैं, ओबीसी या अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको बीजेपी के साथ के लिए उनका अपना जो प्लेटफॉर्म है वो ये कहता है कि आप बेशक आप बीजेपी के साथ रहें, लेकिन कोर इश्यूज आपके हमेशा फोर फ्रंट पे रहने चाहिए। और यही वजह है कि आप अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल को सुन लीजिए, उन्होंने हमेशा इस मुद्दे को उठाया। और दो बातें इसमें मैं कहूंगा, जब वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल रही, जब जब रही है, तब तब उन्होंने कहा है कि ये सरकार जरूर कराएगी, और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार ही कराएगी। और जब थोड़ा अनकंफर्टेबल होती थी तो ये कहती थी कि मेरी मांग है कि सरकार इसको जल्द से जल्द कराए। तो आप इस अंतर को समझिए। दूसरी बात, आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर का मूल डिमांड था कोटा विद इन कोटा, कि आप कोटे के भीतर कोटा करिए, और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका। और अब उनकी भी मांग थी कि भाई पहले ये जातिगत जनगणना कराई जाए, उनकी भी मांग पूरी। वो भी अब अपने लोगों के बीच में खुल करके इस बात को कहेंगे, क्योंकि उन्हें घेरा जाता था कि भाई आप बीजेपी के साथ चले तो गए हो, लेकिन आपके एजेंडे का क्या हुआ। निषाद की पार्टी, संजय निषाद को लेकर के अगर देखा जाए तो संजय निषाद की सबसे बड़ी मांग रही है कि उनको आरक्षण मिले दलितों में। अब देखना है कि क्या जो दलित दिल्ली में जो निषाद या केवट दिल्ली में दलितों में आते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इस जातिगत जनगणना के बाद उनके स्टेटस में कोई बदलाव होगा। इसी तरीके से पल्लवी पटेल, वो भी लगातार इस बात की मांग करती रही हैं। बीजेपी की तरफ से मैंने आपको बताया नीरज कि केशव मौर्य इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा अपनी निजी राय को आगे रखा, और उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उनकी ये भी राय है कि उनकी पार्टी कराएगी। तो आज मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की थी, वो बेहद खुश और नजर आए, और उन्होंने कहा कि जो बात मैं कह रहा था वही हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसका फैसला लिया है। तो विपक्ष इसको जितना भी बड़ा नैरेटिव बनाए, विपक्ष से बड़ा नैरेटिव अब बीजेपी बनाएगी, और अपने उन सहयोगी दलों के साथ बनाएगी जो कि बीजेपी के पीडीए है, बीजेपी का जो अपना पिछड़ा बीजेपी के भीतर में है, जो अति पिछड़ा है, वो इसको किस तरीके से आगे लेकर के जाता है, ये बहुत अहम होगा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बड़ा नैरेटिव भी तैयार करेगा, और विपक्ष के लिए मुश्किलों का सामना विपक्ष को करना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, बीजेपी या कहें केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि अगली जनगणना जब होगी देश में तो उसके साथ जातियों की गिनती भी होगी, यानी जातिगत जनगणना। ये लगातार विपक्ष के खेमे से जो आप ये शब्द सुन रहे थे, उस पर केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए उसे करवाने का ऐलान कर दिया है। कुमार अभिषेक की भाषा में ये एक सियासी सर्जिकल स्ट्राइक है जो बीजेपी ने विपक्ष के ऊपर कर दी है। विपक्ष की जिद थी, सरकार ने फैसले को अमली जामा पहनाया। अब यह नैरेटिव का खेल है, क्या विपक्ष वोटरों को यह बताने में कामयाब होगा कि सरकार हमारी जिद के सामने झुकी है, या फिर बीजेपी और उसकी सरकारें यह बताने में कामयाब होंगी कि फैसला तो हम लागू करने जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, यह रातों रात होने वाला फैसला नहीं है। जातिगत जनगणना एक लंबा प्रोसेस है। अगर इसे अगले सेंसस के साथ करवाया जाना है तो इसके आंकड़े सामने आने में कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने नहीं, अगले कुछ साल भी लग सकते हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर जो नीतिगत फैसले होने हैं उनमें और भी वक्त लग सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स, सियासत, खासतौर पर चुनाव परसेप्शन का खेल है, इसलिए आने वाले चुनावों में सरकार अपने इस फैसले को भुनाने की कोशिश करेगी। विपक्ष सरकार पर कोई दबाव बनाती है या वोटर तक अपना नैरेटिव लेकर जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देश में एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने कर लिया है, इसके बहुत सारे पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां इसकी जबरदस्त तरीके से विपक्ष मांग कर भी रहा था। हम इस पर होने वाली तमाम राजनीतिक डेवलपमेंट्स को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते रहेंगे, उन पर नजर रखेंगे। फिलहाल इस पर एक पूरा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के नजरिए से इस पर एक तस्वीर साफ करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। फिलहाल के लिए नमस्कार।